हेलो स्टूडेंट, साइकोलॉजी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। अधिगम के साहचर्य सिद्धांत में चारों सिद्धांत मैंने आपको स्टडी करवा दिए। आज मैं उसी का दूसरा पार्ट अधिगम के क्षेत्र सिद्धांत फील्ड थ्योरीज ऑफ लर्निंग आपके सामने उसमें जो पहला सिद्धांत है वो मैं लेके आई हूँ। इसकी व्याख्या हार्टमैन ने इस प्रकार की है। क्षेत्र का सामान्य अभिप्राय है वह परिवेश जिसमें सभी घटनाएं घटित होती हैं। हाल ही में जैविकी, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र में भी परिवेश में घटित और व्यवस्थित आनुभाविक ज्ञान या विज्ञान का प्रतिनिधि माना और साथ ही आवश्यक और प्रबोधक जाना। प्रकृति और क्षेत्र में स्पष्टतः मनोवैज्ञानिक और शैक्षिक प्रपंच शामिल है। सब घटनाएं हमेशा एक क्षेत्र के भीतर घटित होती हैं, चाहे वह बड़ा हो या छोटा। एक वस्तु के अंतर्निहित गुणों के बारे में कहा जाता है कि वह अंततः उन शक्तियों का परिमाण होते हैं जो उसको घेरने वाले क्षेत्र से टकराती हैं। यह संपूर्ण क्षेत्र प्रभावशाली माना जाता है। इसी से गुण या व्यवहार निर्धारित होते हैं। क्षेत्र सिद्धांत के अंतर्गत सम्मिलित पहला सिद्धांत है समग्राकृति अथवा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। इनसाइट थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट सिद्धांत के अन्य नाम है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, दूसरा है पूर्णकारवाद का सिद्धांत, तीसरा है समग्राकृति सिद्धांत। समग्राकृति सिद्धांत को अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। मैक्स वर्दीमर ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया और कोफका एवं कोहलर ने इस सिद्धांत को विकसित कर आगे बढ़ाया। गेस्टाल्ट जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ आकार एवं स्वरूप से है, अर्थात गेस्टाल्ट से किसी अनुभव अथवा वस्तु में निहित संपूर्णतया या समग्रता का बोध होता है। मैक्स वर्दीमर के शब्दों में किसी भी समग्राकृति की विशेषताएं मात्रा उसके वैयक्तिक तत्वों से नहीं वरन उसके आंतरिक संगठन या प्रकृति द्वारा निर्धारित होती हैं। गेस्टाल्ट ने किसी वस्तु के आकार को छोटे-छोटे भागों में न देखकर उसे समग्र रूप से देखा जाता है। इसका प्रमुख कारण है समग्र का अंगों की तुलना में बड़ा होना। मैक्स वर्दीमर के शब्दों में संपूर्ण अथवा समग्र उसके खंडों के योग की तुलना में बड़ा होता है। पूर्णाकार के अर्थ को स्पष्ट करते हुए मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि पूर्णकारवाद उत्तेजनात्मक परिस्थिति को समझने की विधि है। गेस्टाल्टवाद के समर्थकों का यह कहना है कि विघ्न पैदा होने पर प्रत्यक्षीकरण के प्रारूप के प्रति की गई प्रतिक्रिया वातावरण में निहित उत्तेजक दशाओं पर निर्भर करती है। हमें किसी नवीन बात को नई समग्र आकृति की रचना करके सीखते हैं। इस प्रकार यह संगठन एवं पुनर्संगठन की क्रिया अपनी अनुक्रिया में होने वाले परिवर्तनों के रूप में अभिव्यक्त होती है, जिसे सीखना कहते हैं। जब किसी समस्या का समाधान खोजते समय एकाएक ही किसी हल के मस्तिष्क में आने के परिणाम स्वरूप प्रत्यक्षीकरण में तीव्र गति से परिवर्तन होता है तो यह परिवर्तन ही अंतर्दृष्टि कहलाता है। अंतर्दृष्टि अथवा सूझ के संबंध में विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के विचार इस प्रकार हैं। गुड ने कहा है कि अंतर्दृष्टि यथार्थ स्थिति का आकस्मिक, निश्चित एवं तात्कालिक ज्ञान है। स्किनर ने कहा है कि अंतर्दृष्टि को परिभाषित करना जटिल है। अधिगमकर्ताओं के संदर्भ में इससे आशय है कि उसको समग्र परिस्थिति की पकड़ है। एंडरसन ने कहा है अंतर्दृष्टि से आशय समस्या के निराकरण को अचानक प्राप्त कर लेने से है। इससे प्रारंभ होने वाली प्रक्रिया परिस्थिति के अनुसार चलती है का हल प्रत्यक्ष ज्ञान के स्थान के संदर्भ में होता है। कोहलर ने एक अधिक तकनीकी अर्थ में सूझ का आशय
किसी समस्या के हल को एकाएक पकड़ लेना है, जिससे एक ऐसी प्रक्रिया आरंभ होती है जो परिस्थिति के अनुसार चलती है तथा समस्या का निराकरण प्रत्यक्ष ज्ञान की क्षेत्र संख्या के संदर्भ में होता है। कल सैनिक ने लिखा है, अधिगम व्यक्ति के वातावरण के प्रति सूझ तथा आविष्कार के संबंध को स्पष्ट करने वाली प्रक्रिया है। कोहलर ने लिखा, सूझ एक आकस्मिक ज्ञान है जब एक व्यक्ति स्थिति विशेष को देखकर निश्चित ज्ञान प्राप्त करता है। अन्य शब्दों में, जब हम किसी समस्या का समाधान प्रत्यक्ष संबंधों के आधार पर स्थापित करते हैं तो अति उत्तम होता है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक वर्दिमर, कोहलर और कोफका है। गेस्टाल्ट जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है आकार, संरचना अथवा प्रतिरूप। गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों का मत है कि संपूर्ण उससे कुछ भिन्न होता है जो इसके अंशों से मिलकर बनता है। समग्राकृति अथवा गेस्टाल्ट सिद्धांत का प्रयोग सर्वप्रथम प्रत्यक्षीकरण में किया गया था। वर्दिमर ने 1880 में विज्ञापनों के संकेतों में लाइट के घूमने के दृश्य का अध्ययन किया। इन विज्ञापनों में लाइट एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर चलती नजर आती है, जबकि वास्तव में एक अंतर वाले बल्ब साथ जलते हैं और अन्य बल्ब बंद होते हैं। इस प्रकार यदि बल्ब 1, 3, 5, 7 जलते हैं तो 2, 4, 6, 8 संख्या वाले बल्ब बंद होते हैं। प्रतिपल बल्बों का एक के अंतर से जलना एवं बंद होना ऐसा प्रकट करता है कि बल्ब की लाइट जल रही है। इस दृश्य से स्पष्ट होता है कि संपूर्ण किस प्रकार उसके भागों यानी अंशों से भिन्नता अंतर रखता है। इस सिद्धांत में इस बात पर बल दिया जाता है कि संपूर्ण के गुण उसके अंगों का प्रत्यक्षीकरण करने को प्रभावित करते हैं। समग्र की विशेषताओं का पता उसकी आंतरिक प्रकृति द्वारा लगाया जाता है, न कि उसके विभिन्न तत्वों की विशेषता द्वारा। अमेरिका में जाकर रहने वाले जर्मन मनोवैज्ञानिक कोहलर ने वन मानुषों पर अनेक प्रयोग किए। उनका सबसे अधिक बुद्धिमान वन मानुष सुल्तान था। एक प्रयोग में कोहलर ने सुल्तान को एक कटघरे में बंद कर दिया। उन्होंने इस कटघरे के बाहर थोड़ी दूर पर केले रख दिए। पास में एक छड़ी रख दी जो सुल्तान की पहुंच में थी। सुल्तान ने स्थिति का अवलोकन किया। उसके बाद उसने पास रखी छड़ी के द्वारा केले प्राप्त करने की कोशिश की, परंतु छड़ी की लंबाई कम होने के कारण वह केलों तक नहीं पहुंच सकी। कटघरे से छोटी छड़ी की पहुंच की दूरी पर एक लंबी छड़ी रखी थी। सुल्तान ने फिर थोड़ी देर पूरी स्थिति का अवलोकन किया और छोटी छड़ी की सहायता से बड़ी छड़ी को खिसका कर उठा लिया और फिर इस बड़ी छड़ी द्वारा केलों को अपनी ओर खींच लिया और उन्हें खा लिया। एक दूसरे प्रयोग में कोहलर ने अपने इस वन मानुष सुल्तान को एक ऐसे कमरे में बंद किया जिसकी छत में लगे हुक में केले लटके थे और फर्श पर इधर उधर 3 छोटे बड़े आकार के लकड़ी के बॉक्स पड़े थे। उन्होंने कमरे की खिड़की से सुल्तान के प्रयासों का अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि सुल्तान ने सर्वप्रथम ऊंचाई से कूदकर केले प्राप्त करने का प्रयास किया। असफल होने पर उसने कमरे में इधर उधर देखा और कुछ क्षण बाद एक बॉक्स उठा लाया और उस पर चढ़कर केले प्राप्त करने का प्रयास करने लगा। इस बार असफल होने पर उसने कमरे में पुनः इधर उधर देखा और कुछ क्षण बाद ही दूसरा बॉक्स उठा लाया और उस पहले बॉक्स के ऊपर रखकर केले प्राप्त करने का प्रयास किया। पुनः असफल होने पर उसने पूरी स्थिति का अवलोकन किया और तीसरा बॉक्स उठा लाया और तीसरे बॉक्स को पहले 2 बॉक्सों पर रखकर चढ़ने लगा पर नहीं चढ़ सका। तो उसने स्थिति का पुनः अवलोकन किया और कुछ मिनट बाद ही उन्हें बड़े छोटे के क्रम में नीचे ऊपर रखकर उन पर चढ़ गया और केले प्राप्त कर उन्हें खा लिया। कोहलर ने कुछ दिन बाद सुल्तान पर यह प्रयोग पुनः किया। इस बार उन्होंने देखा कि सुल्तान ने स्थिति को देखते ही तीनों बॉक्स एक के ऊपर एक दूसरा और दूसरे के ऊपर तीसरा रखकर केले प्राप्त कर लिए। जैसा कि आपको इस चित्र में संपूर्ण स्थिति का दर्शाई गई है कि किस प्रकार से व्यक्ति
किसी प्रकार की समस्या का समाधान अपनी सूझ के द्वारा निकाल ही लेता है। कॉलर ने अपने प्रयोगों से निष्कर्ष निकाले। नंबर 1, सीखने वाला नई वस्तु, क्रिया अथवा स्थिति का प्रत्यक्षीकरण उसके पूर्ण रूप में करता है, जैसे कि ऊपर के प्रयोग में सुल्तान ने किया। नंबर 2, सीखने में मनुष्य अपनी सूझ का प्रयोग करता है, जैसे कि ऊपर के प्रयोग में सुल्तान ने किया। नंबर 3, किसी समस्या के समाधान में मनुष्य यदि एक बार सफल नहीं होता तो पुनः सोचता है, दूसरी बार सफल नहीं होता तो पुनः सोचता है, और इसी प्रकार सोचते सोचते वह समस्या का समाधान कर लेता है, जैसा कि ऊपर के प्रयोग में सुल्तान ने किया। नंबर 4, समस्या का हल एक बार में भी हो सकता है और कई बार प्रयत्न द्वारा भी हो सकता है, जैसा कि ऊपर के प्रयोग में सुल्तान ने किया। नंबर 5, सूझ द्वारा सीखने में नई नई समस्या सामने आती है, जिसका मनुष्य शनि शनि अर्थात धीरे धीरे समाधान करता है। कॉलर ने इन सब निष्कर्षों को संगठित रूप में समग्राकृति सिद्धांत गेस्टाल्ट थ्योरी की संज्ञा दी। कॉलर के प्रयोग में सीखने वाले सुल्तान ने स्थिति का उसके पूर्ण रूप में प्रत्यक्षीकरण किया था, इसलिए कॉलर ने इसे समग्राकृति सिद्धांत की संज्ञा दी। इस प्रयोग में सुल्तान ने अपनी सूझ से केले प्राप्त किए, इसलिए कुछ मनोवैज्ञानिक इसे सूझ का सिद्धांत कहते हैं और इस प्रकार सीखने को सूझ द्वारा सीखना कहते हैं। थैंक यू।